नमस्कार। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखी हुई कहानी प्रेत कामना। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यह वह एक पल था जिसे यूं तो सभी लोग एक साथ अपने अपने तरीके से जी रहे थे, पर यह वह पल था जिसे 3 लोगों ने गहनता से महसूस कर जिया। यूं यह वह पल भी था जो बीत रहा था रेंगता हुआ। यही वह पल था तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच बचता बचाता जिया जा रहा था। कहीं यह पल चौथाई चांद की पीली मटमैली रात में पेड़ की फुनगी पर अटका बस टपकने को था। यह पल था जो रेगिस्तान के कैक्टस में पानी की एक लसलसी बूंद बनकर एकत्र हो रहा था, आने वाले सूखे मौसमों की प्यास बुझाने को। दरअसल सलील के लिए इस अबाक पल की भूमिका तब बनी जब वह अपने मल्टीनेशनल कंपनी के दफ्तर से लिफ्ट से उतर रहा था और उसने लिफ्ट में एक खांसते परेशान अस्थमैटिक बूढ़े को देखा था। अनायास उसे अपना जनक याद आ गया था, एक बड़े फ्लैट में तन्हा, व्यस्तता की घनेरी परतों और नई जिम्मेदारियों के भुलावों के बीच खोया हुआ उसका कर्तव्य बोध किसी पुरानी पोस्ट कार्ड पर लिखी चिट्ठी सा निकल पड़ा था और उसे पापा बेतहाशा याद आए थे। हालांकि बेसी शहर में रहते थे, पर उनसे मिले हुए उसे आधा साल गुजर गया था। पिछली बार जब वह उनसे मिला था तब तो वे स्वस्थ ही थे, पर उदास थे। यूं अभी 1 साल ही हुआ है उन्हें रिटायर हुए। अब वे स्वतंत्र लेखन करते हैं। आज उसे मम्मी भी याद आ रही हैं कि वे होती तो शायद वह आज इतना परेशान नहीं हुआ होता। पर वे तो उनके रिटायरमेंट के करीब 4 साल पहले ही नहीं रही। बड़े चाव से उन्होंने बड़ा सा फ्लैट लिया था कि दिव्या की शादी इसी फ्लैट से होगी। सलील यहाँ बहू ब्याह कर लाएगा। दोनों चाव अधूरे छूट गए। दिव्या की शादी हांगकांग जाकर हुई। वह एयर होस्टेस थी और उसने वहीं अपना दूल्हा ढूंढ लिया था। मम्मी पापा बस रिसेप्शन अटेंड कर वापस लौट आए थे। सलील की शादी तो इसी फ्लैट में हुई, पर बहू को अपने दफ्तर से दूर मुंबई के इस पुराने सबर्ब में रहना पसंद नहीं आया। सो वह मम्मी की डेथ से पहले ही उसे लेकर अलग हो गई। तब पापा ने कहा था मम्मी से, जाने दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बनाने दो उन्हें अपना नीड़। हम दोनों हैं ना, फिर से अपनी प्राइवेसी एंजॉय करेंगे। उसके चले आने के तीसरे सप्ताह ही मम्मी की यूं अचानक हुई मृत्यु का अपराध बोध ही सलील से नहीं छूटता। अब बार बार मन पापा की ओर भागता है। पिछली बार ही फोन पर कह रहे थे, आते जाते रहा करो, पता नहीं कब तक हूं मैं। वह कांप ही गया था। अभी कल परसों ही तो एक मैगजीन में पढ़ा था कि एकाकी विधुर पुरुष कम ही जी पाते हैं, उनकी बनिस्बत जो अपने जीवन साथी के साथ होते हैं या फिर अपने परिवार के साथ। इतनी लंबी सोच के ब्रेक भी कार के साथ ही लगे। अभी तो बहुत दूर जाना है, वहां से अपने घर भी लौटना है। 35 से ज़्यादा किलोमीटर का चक्कर हो जाएगा। फिर कुछ देर तो ठहरेगा ही। क्यों ना पापा के लिए और अपने लिए खाना पैक करा ले। बिम्बी को सेल फोन पर कह दिया कि इंतज़ार न करे। पापा के फ्लैट में लिफ्ट नहीं थी। समुद्र की ओर मुख किए इन 4 माले के पुराने फ्लैट्स में किसी में भी शुरू ही से लिफ्ट नहीं थी। पापा तीसरी मंजिल पर रहते हैं। सलील ने महसूस किया यहाँ पीछे छूट आए समय के टुकड़े के साथ भी कुछ खास नहीं बदला। वैसे ही उमस से भरी नमकीन हवा, वही सोया सा मोहल्ला, सीले से मकान, उन मकानों की चौड़ी चौड़ी बालकनी जिनमें बैठकर उन मकानों के बूढ़े मालिकों को अपने स्वर्णिम अतीत की यादों की टीस को सहलाना अच्छा लगता है। पापा भी तो उसे वहीं बैठे मिलते हैं। वह जब भी आता है दूर से उसकी कार पहचान जाते हैं और बच्चे की तरह उत्साहित हो नीचे उतर आते हैं। सामने वही खेल का मैदान है जिसमें आजकल कम बच्चे खेला करते हैं। उनका कितना बड़ा झुंड था, अब सब खो गए हैं, अपने आशियाने छोड़ उड़ गए हैं। उसने ऊपर देखा, पापा के फ्लैट की बत्तियां कुछ जल रही थीं, कुछ बुझी थीं। टेरेस पर लगा झूला हल्के से हिल रहा था, जैसे अभी ही कोई उठकर गया हो। तेजी से खाने का पैकेट संभाले वह सीढ़ियां चढ़ा। पापा की चिंता, पापा की अच्छी बातें जो आज भी उसे कठिनाई में उंगली पकड़ रास्ता दिखाती हैं। पापा की खामोश मगर बोलती सुंदर आंखें, पापा की साफ गोई, पापा के प्रति एक श्रद्धा व प्यार भरा मोह लिए वह घर के सामने रुका। घर चुप था। न जाने क्यों उसे लगा कि अभी ही एक कोलाहल होकर ठहरा है,
और बहुत बहुत सारी बातें करके चुका यह घर अचानक तंद्रिल हो उठा है। उसने घंटी न बजाकर अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। पापा सो रहे होंगे। उसने खाना किचन में रखा। वहाँ चाय के 2 प्याले रखे थे। पापा मम्मी को अभी बहुत याद करते हैं, सोच के मन भीग गया। पापा अब वह पुराना कोने वाला समुद्र के सामने लंबी सी खिड़की वाला बेडरूम कम इस्तेमाल करते हैं। वह स्टडी की तरफ बढ़ा, जहाँ पापा पढ़ते लिखते वहीं सो जाया करते हैं। तीसरा बेडरूम दिव्या के लिए है। वह जब भी भारत आती है पापा के पास रुकना पसंद करती है। स्टडी में पापा का ट्रैक सूट कुर्सी पर टंगा था, पर पापा नहीं थे। बाथरूम भी बाहर से लॉक था। वह पापा मम्मी के पुराने बेडरूम की तरफ बढ़ा, जिसका दरवाज़ा आधा भिड़ा था। उसने झांका और वह पल अब सामने था। जीना ही था। इस पल को उसके लंबे तने खिंचाव के साथ रबर की तरह खिंचा वह पल टूटने की हद तक। पापा की चौड़ी गोरी पीठ पर लिपटी 2 नर्म नाजुक बाहें। उसने तो कभी मम्मी के साथ भी पापा को यूं नहीं देखा। कनपटियां गर्म हो गई थीं उसकी। अचानक सारा कमरा आउट ऑफ फोकस हो गया। गहरे सन्नाटे में बेसुध सांसें ही इतना शोर कर रही थीं कि उन दोनों में से किसी को उसकी उपस्थिति का भान तक नहीं हुआ। वह पल टूटने को ही था कि करवटें मुखर हुईं। एक सानुपातिक सांवली अर्धनग्न देह दिखने लगी, जो बल्लरी सी पापा से लिपटी थी। 2 जोड़ी पैर आपस में उलझे थे। 2 जोड़ी आंखें एक नशे में अधखुली सी उसको देख कर भी नहीं देख पा रही थीं। पापा के चौड़े वक्ष के फैलाव में 2 सलेटी मांसल उभार पापा के होठ, जिन्हें घनेरी प्यास के साथ सहला रहे थे। जुगुप्सा से उसका जी मितलाया और पापा के उस उदार महान रूप के भ्रम को तोड़कर ही यह पल टूटा। यह पल क्या टूटा, एक बची कुची डोर सी टूट गई जो उसे पापा के पास खींच कर लाई थी। वह 10-10 मन के भारी पैर लेकर जीना उतर कर सड़क पर आ गया। एकाएक इस पल की खिंचावदार टूटन से बुरी तरह आहत हो उसका एकदम से घर जाने का मन जरा भी नहीं था। अंधेरे कोने में कार पार्क कर वह फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले पार्क की एक बेंच पर बैठ अपने घर के सिलहट्स देखने लगा। करीब और 10 मिनट बाद उस बेडरूम की लाइट जली। जाली के पर्दों पर उनकी काया उभरी। उनकी देह से एक ढलते पुरुषार्थ के दंभ का स्रोत सा फूटता दिखाई दिया। उसे भान सा हुआ जैसे वे उसे ही जता रहे हों कि बूढ़ा वो अकेला नहीं हूं मैं, मेरी दुनिया अब भी रस से खाली नहीं। वह चिढ़ सा गया, उनकी परछाई से ही उलझ गया। शोभा देता है यह सब अब इस उम्र में? तो क्या करूं? अकेला दम घुटाकर जान दे दूं? मेरा बाकी का जीवन टूटी दीवार से झड़ते सीमेंट सा बीते? यही चाहते हो ना तुम? तीसरी मंजिल के उस फ्लैट में, जिसे वह अपना घर कहते कहते अब किसी और घर को अपना घर कहने लगा है, यह पापा का घर रह गया है अब हलचलें खामोश हो गई थीं। उजाला तैर रहा था। वही कमरा जहां मम्मी पूजा करती थीं, सिसकारते अपवित्र अंधेरों के बाद अब जगमगा रहा था। 2 परछाइयां फिर खड़ी होकर उलझी और ढह गईं नीचे को। वह दिव्या का कमरा, वह पापा की स्टडी, दोनों में अंधेरा था। पर अब किचन की बत्ती जली। पापा घबराकर बालकनी में आकर अंधेरों में उसे ढूंढ रहे हैं। दूसरी परछाई घबराई सी बगल में खड़ी है। उसने देखा, इस घबराई परछाई से पापा जल्दबाजी में अलग हो पार्क की गई कारों में उसकी कार ढूंढ रहे हैं। ओह, जल्दबाजी में खाने का पैकेट वहीं छोड़ आया हूं मैं। वे दोनों नीचे उतर आए हैं अब, और वह एक दरख्त के पीछे आ गया। अरे, यह घबराई सी हताश परछाई तो जानी पहचानी है। पापा की दिल्ली वाली रिसर्च स्कॉलर अणिमा, जिसकी बड़ी आंखें और सांवले रंग की लहराती देह में गजब का जादू हुआ करता था। जब पापा JNU में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे, तब वह 12वीं में पढ़ता था और अपने दोस्तों में उसके सांवले सौंदर्य की सरस चर्चा किया करता था। ये यहाँ कैसे? इतने दिनों बाद? ये तो अमेरिका में थी। सिमोन द बाउवर का दूसरा संस्करण, ऐसे ही कुछ लेख लिखा करती थी यह। दिव्या हंसी उड़ाया करती थी इसकी तो। दादी भी इसके बारे में अच्छी राय नहीं रखती थी। ऐसी खुली छुट्टी लड़कियों से लल्ला दूर रखा कर बहू। मम्मी हंसकर रह जाया करती थी। मम्मी पूजा करती थी पापा की। मम्मी के वही विश्वास और आस्था। आज उसके सामने न जाने कितने सालों से यह सब चल रहा होगा। फिर उसकी कनपटी जलने लगी। वह निस्पंद सा बैठा रहा इधर।
उधर पापा थके कदमों से ऊपर जाकर बालकनी में बैठे हैं। वो छूटते पुरुषार्थ का दंभ उनके अंदर अब दम तोड़ रहा है। कंधे झुके हैं और वे कांपते हाथों से सिगरेट सुलगा रहे हैं। वह सोच रहा था कि मेरा अब उनसे यह भी पूछने का मन कतई नहीं करेगा कि कैसे हो आप, अकेले कहाँ हो आप, अब है ना नई दुनिया। जा रहा हूं मैं। वह तेज कदमों से कार की ओर बढ़ा। झटके से स्टार्ट कर बिना आसपास देखे जूम से कार लेकर निकल गया। यह वह पहला और आखिरी पल था अणिमा के लिए, मुक्ति का, उस लंबी प्रेत कामना से मुक्ति का जो उसके अवचेतन में अटकी थी। कितना वक्त बीत चला था, इस कामना को दफन करके भूल गई थी वो। यह कामना एक स्वस्थ सबल कामना थी, जिसे चुपचाप गला घोंट कर दफना दिया था उसने बरसों पहले। आज वही प्रेत कामना अवचेतन के विस्मृत गलियारों में भटक भटक कर चेतन की राह पा गई थी और लपक कर इस एक पल में समा गई थी। भारत में मनाए जा रहे प्रवासी सप्ताह के दौरान अगर भारत सरकार के द्वारा उसे सम्मानित किए जाने का आमंत्रण न मिला होता तो यह कामना न जाने कब तक यूं ही आत्मा को शरित करती हुई दफन रहती है। कितनी ही बार सपनों में उसने सर की एक अस्पष्ट परछाई सी पीछे स्वयं को अनजान गलियों में भटकते देखा है। कितनी बार देखा है उसकी वही ट्रेन छूट गई है जिसमें चढ़कर वह उनसे मिलने जा पाती। कभी देखा है उसके कपड़े बदलते में अचानक कोई अंदर बाथरूम में गलती से चला आया है और वह कहती है, सर आप। और इन सपनों के मोहन जोदड़ों की लिपि से भी कठिन अर्थ खोजने में पसीने पसीने हो होकर वह रात रात भर जागी है। जेएनयू के उन अल्लड़ दिनों में जब उम्र स्वयं के मूल्य और भविष्य के सपने गढ़ा करती थी, सर ही थे जिन्होंने विचारों की धुंध को दूर कर एक आकार दिया था। एक साफ शफाक व्यक्ति, मानव शास्त्र का महान ज्ञाता, एक लेखक, एक स्कॉलर, जिनकी परछाई वह छू लेना बहुत होता था। बहुत गर्व था उसे कि वह उनकी रिसर्च स्कॉलर है। 10 और भी थे, पर उसे पता था कि वह विशिष्ट है। उनके लेखन की एक विरासत सिर्फ उसे मिली थी। उनके साथ कई सेमिनार्स के पर्चे उसी ने तैयार किए थे। वह उन कौरवों पांडवों में अर्जुन थी, प्रिय शिष्या, भरोसेमंद, जिसे वे अपनी विरासत सौंपकर निश्चिंत हो सकते थे। उन्हें डर भी था कि वह शादी के बाद इस क्षेत्र के प्रति अपना डिवोशन छोड़ बैठेगी और उसने ठान लिया था कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। और वही समय था कि मैं अर्जुन से एकलव्य बन गई। मैं पुरुष होकर अपने लेखन को शादी और इस यूनिवर्सिटी की नौकरी के बाद ज़्यादा समय नहीं दे पाता। तुम तो लड़की हो। शादी करके अपने लक्ष्य से मैं नहीं भटकूंगी सर। यह संभव नहीं अणिमा। हर इंसान को जीवन में एक सोलमेट की ज़रूरत होती है। नारीवादी होने का अर्थ यह नहीं कि पुरुष की आवश्यकता को नकार दिया जाए। जीवन से ही नारीवादिता का अर्थ है औरत की अपने स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति सजगता, विवाह अवश्य करना और उस दाम्पत्य की नींव में एक मजबूत कंधा लगाना और दूसरा बचा कर रखना, उस पर रखना नींव अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की और संतुलन साधित चलना जीवन। शुरू के सालों में दिक्कत होगी, फिर सीख जाओगी विवाह और कैरियर का संतुलन साधना। वह घबरा गई थी। हाय, नहीं होगा उससे यह सब। मानो वह एक औरत न हुई, कंधों पर हल्का जुआ साधे बैल हो गई। कितने ही प्रस्ताव उसे स्वयं मिले, कितने ही मम्मी पापा के जरिए, बस विवाह के प्रति उसकी आसक्ति हुई ही नहीं। उसके लक्ष्य दूसरे ही थे। पहले उसके सहपाठी, फिर सहयोगी बने मिलिंद ने तो कितनी प्रतीक्षा की थी, फिर खींच कर कह ही दिया था, अरे माँ, तुझ पर तो सर की विशाल भव्य बुद्धिमत्ता, उनके यश और व्यक्तित्व की छाया पड़ गई है और तू उससे मुक्त होकर ही किसी अन्य के बारे में सोच सकती है। और नहीं मुक्त हुई तो टंगी रहना त्रिशंकु सी। उस खड़ूस बुढ़े ने ही समझाया होगा कि अणिमा तुम विवाह के लिए नहीं बनी हो। हाय कसम से मिलिंद, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। पर सच्ची अभी मैं शादी के लिए जरा भी तैयार नहीं। उसने कभी मिलिंद के साथ प्रेम प्रेम का किस्सा नहीं बुना था। वो तो स्वयं मिलिंद और सहपाठी उनकी जोड़ी बनाते रहते थे। हाँ, वो दोनों ही बंगाली थे और दिल्ली में परदेसी थे, तो साथ साथ घूमा फिरा करते थे। तो एक संभावना साथ जीने की कहीं अखुआ सकती थी अगर मिलिंद ने उस रोज इतना भला बुरा न कहा होता उसे और सर को लेकर। 30 की उम्र में कोई लड़की शादी के लिए तैयार नहीं, इसका क्या मतलब है? वो जाने क्या क्या कहता रहा उसके और सर के बारे में,
और उनके साथ साथ दूसरे शहर सेमिनार में जाने के बारे में। सर ही चाहते हैं कि अणिमा विवाह न करे और उनकी बन के रहे। वह आहत सी मिलिंद को देखती रह गई थी। मिलिंद को वह एक सुलझा हुआ, स्त्री पुरुष की समानता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता में विश्वास करने वाला व्यक्ति मानती थी। उसका भ्रम टूट गया था। फिर मिलिंद ने मंजरी से शादी कर ली थी। बहुत बाद में उसने मिलिंद की बातों पर गौर किया था तो लगा था कि शायद वह सचमुच सर की बुद्धिमत्ता और महानता की कायल ही नहीं, बल्कि उनसे ऑब्सेस्ड भी है। प्रेम तो नहीं था, एक अंधी श्रद्धा। कितनी बार अकेले पलों में सर के साथ अब उसका दिल धड़क जाता था, पर सर तो वैसा ही सहज पाकर धड़कनें संयम की डोरी में बंध जाती थीं। 10 के 10 सहपाठी उसके यूनिवर्सिटी से चले गए, नए स्टूडेंट्स आ गए। वह वहीं एड हॉक लेक्चरर बन गई। सर का साथ तब तक बना रहा जब तक कि वे एक प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 साल के लिए जर्मनी नहीं चले गए। उनके जाने से पहले 3 बार ये पल जन्म लेने को अकलाया था। पहली बार तब जब एक सेमिनार में जाने से पहले उन्होंने अपना पर्चा अणिमा को पढ़वाने की बजाय एक नई रिसर्च स्कॉलर को थमा दिया था। बिफर गई थी वह। मिलिंद के जलते शब्द अंगारे बन गिर रहे थे उस पर। बुढ़ा रसिक है, हर बैच में से एक सुंदर सी कन्या छांट लेता है। लेकिन सर के पास जाते ही ऐसा लगा जैसे जलती उंगली बर्फ के पानी में डुबो ली हो। अणिमा, तुम एनुअल डे की ड्रामा रिहर्सल में व्यस्त थी। पेपर्स पहले तुम्ही को भेजे थे, अब खुद टाइप नहीं कर पाता तो श्रुति ने ही कर दिए। दूसरी बार वह पल जन्म से पूर्व ही कालग्रस्त हो गया जब सर ने अपनी मेज पर आकर एक पेपर उसकी ओर फेंकते हुए कहा था, यह देखो, यह 25 साल का प्रोजेक्ट यूएसए का। एंथ्रोपोलॉजी तो ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें अवसरों की कमी ही नहीं। आगे रिसर्च करो। और तुम जैसी ज़हीन लड़की और यह एडहॉक बनकर कैरियर बनाने का क्या मतलब? क्या फ़ायदा हुआ मुझे फिर तुम्हें अपना बेस्ट देने में? अब छोड़ो यह यूनिवर्सिटी, बाहर निकलो, दुनिया देखो, अच्छे संस्थानों में जाओ, विदेश जाओ, कितने कितने अवसर हैं। मैं यहीं ठीक हूँ, उसने सर झुकाकर कहा था। क्या मतलब? आपकी छत्र छाया में। सर ठठाकर हंसे थे, फिर दर्द और व्यंग भरा कमेंट किया था, मेरे यश से कुछ टुकड़े यश पाने की आकांक्षा व्यर्थ है। अरे माँ, यह तो स्वयं ही अर्जित करना होता है। रही बात मेरे प्रभाव का फायदा उठाकर ही किसी को इस यूनिवर्सिटी में लगवाना होता तो अपने बच्चों को न लगवाता। मैं वैसा नहीं हूँ। सॉरी अणिमा, मुझसे सिफारिश की उम्मीद मत करना। वह फपक कर रो दी थी। बस इतना ही समझे ना आप? वह कहते रहे थे। ऐसी नारीवादिता का क्या जो पुरुष में अपना सहारा ढूंढे? वे कुछ कोमल हो आए थे। जानती थी, खूब जानती थी कि अब उनसे छिपा नहीं रह गया था अणिमा की अंधी श्रद्धा का प्रेम में बदलता स्वरूप। इसीलिए थी ये कड़वी गोलियां, ये दवा में लिपटे तीर। तीसरी बार तब जब सर की फेयरवेल पार्टी थी जर्मनी जाने से पहले। उस बड़े आयोजन से पहले वह उनके साथ थी, उनके ऑफिस में देर तक खामोश। अणिमा, मैं खुश नहीं होऊंगा 3 साल बाद लौट कर भी तुम्हें यहाँ एडहॉक लेक्चर पाऊँ तो। ये प्राध्यापकी बेकार की निकृष्ट चीज है। आपकी क्रियाशीलता को क्षरित करती है। यह आलसी लोगों के लिए है जो बैठकर मोटी तनख्वाह लेकर खुश रहते हैं। तुम उनमें से नहीं। तुम में तो कुछ कर दिखाने का जज्बा था ना? जी सर। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या रोके हुए है यहाँ। हर महीने मिलने वाले 10,000 रुपये तो नहीं कम से कम। यू डिजर्व मोर। फिर क्या? ना यहाँ कोई प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन है। मैं यह भी जानता हूँ तुम निस्वार्थ हो, तुम मुझसे भी कुछ फायदा नहीं उठा रही। फिर क्या? सच कहो अणिमा, मैं कई बार डर जाता हूँ। क्या मैं? मुझसे क्या पा सकोगी? कुछ नहीं। मैं चला जाऊंगा परसों। कुछ मांगा क्या आपसे? कहा था ना, एकलव्य हूँ एक बार। नहीं, यह एकलव्य होना नहीं है। यह तो मीरा अहिल्या या ऐसा ही कुछ होने जैसा है अणिमा। यह स्वस्थ मानसिकता नहीं है तुम जैसी स्वतंत्र स्त्री के लिए। मेरा बस नहीं है। एक क्षीण से आलिंगन के साथ यह पल जन्म लेते लेते ही वहीं मूर्छित हो गया था।
किंतु इस पल की प्रेत कामना जिंदा रही बरसों। आज इस पल में प्रविष्ट होकर जन्म ले बैठी। अमेरिका से ही कितने कितने फोन करके कितने दोस्तों को ढूंढ ढांड कर सर का पता पूछा था। उनका दिल्ली छोड़कर बम्बई आना तो पता चला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब वे इस 10 साल पुराने पते पर वे होंगे भी कि नहीं। एक खत, एक तार डाला, उत्तर नहीं मिला था, पर वह बम्बई चली ही आई। अपनी छोटी बहन कणिका से भी तो मिलना था। वहां से टेलीफोन डायरेक्टरी में सर का नाम मिल ही गया, महेश्वर पंत। नाम ही के साथ मुखर हो गई उनकी आकृति। गोरी, पहाड़ी, मजबूत काठी, औसत कद, चेहरे पर कुमायूनी पंतों का वही तेज, क्लीन शेप्ड चेहरा, तीखी नाक, हल्की शहद के रंग की बड़ी मगर खामोश स्थिर आंखें, लगातार सिगरेट पीते रहने से गुलाबी से भूरा हो आया निचला होंठ और कामदेव के चाप के आकार का ऊपरी सुर्ख होठ, काले सफेद बालों की तरतीब से सधी पंक्तियां। मजाल जो दिन भर में इधर से उधर हो जाए। बहुत हैंडसम है ना सर इस उम्र में भी, तू बता। मंजरी कहा करती थी। वह कुछ नहीं कहती थी, क्या कह सकती थी। उन आंखों का बीतराग भाव उसे पता था। उन होठों से झरे शब्दों से ज्ञान, आदेश, उपदेश के अलावा कब कुछ सुना था उसने, पर सुनना चाहती थी। यही बीतराग भाव था जो एक प्यास जगाता था उसमें। जितना दुर्लभ और रहस्यमय था वह व्यक्तित्व, उतना ही अड़िमा को उसका मोह छलता था। उसे बस इतना पता था कि उनके ज्ञान की विरासत उनके सैकड़ों स्टूडेंट में से सिर्फ उसे मिली है जितनी निकटता उसे मिली सर के सहयोगियों और जूनियर्स को भी नहीं मिली थी। इसी को पाथेय बना उसने एकाकी का रास्ता चुन लिया था। सर के जर्मनी से लौट आने से बहुत पहले वह अमेरिका चली गई एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत। फिर लेखन, रिसर्च और फिर मानवाधिकार की एक विश्व प्रसिद्ध संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़कर उसने अपने जीवन की सार्थकता पाली थी। वहाँ कई बार उसे सर का पत्र मिलता था, उसकी उपलब्धियों पर बधाई के साथ। कई बार उसने सर को सेमिनार्स में पेपर पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, पर उनका जवाब नकारात्मक ही मिला। उनकी पत्नी के देहांत की खबर दोस्तों से मिली थी। धीरे धीरे उनका लेखन भी कम पढ़ने को मिलता था जर्नल्स में। अंततः संपर्क टूट ही सा गया था उसका भी। फिर कभी भारत आना अगर हुआ भी तो जल्दबाजी में, उनसे कभी मिलने का संयोग ही नहीं हो सका। इस बार एक बड़े सम्मान के लिए भारत आने के नाम पर उसे सर से मिलने की बहुत इच्छा हुई थी। आखिर यह सम्मान उन्हीं की बदौलत मिला था। उन्होंने ही उसे वह दृष्टि दी थी कि महज लेक्चरर बनने के लिए नहीं बनी है वह। उसे इस विषय में उनके दिए ज्ञान का सही उपयोग करना है। फोन करते हुए उसका दिल जोर से धड़क गया था। उसे कुछ नहीं पता था कि उसे कौन उठाएगा, उसे क्या उत्तर मिलेगा। रह रहकर आशंकित हो रही थी वह। अब तक तो रिटायर होने वाले होंगे। सर ही ने फोन उठाया था। आवाज वही थी, धीर गंभीर सी, पर कहीं आहत क्लांत सी। हेलो, एम पंत हियर। सर। कौन? अड़िमा। पहचाना कैसे आपने? मुझे उम्मीद थी, अखबार में पढ़ा था तुम्हारा नाम, टीवी पर भी देखा था तुम्हें, और खत और तार मिल गए थे, पर आपने जवाब नहीं दिया, ना फोन ना ईमेल। सब कुछ तो लिखा था आपको। अरे माँ, तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मुझे पता था कि यह प्रवासी सप्ताह बीत जाए तो तुम स्वयं खोज कर चली आओगी। क्या हुआ सर? होगा क्या, बुढ़ापा उससे ज़्यादा खा रहा है या अकेलापन? उसका मन दुख गया था। सर जी कभी व्यक्तिगत स्तर पर बात करने से कतराते थे। सर जो कभी अकेले होते नहीं थे बल्कि अकेलापन जुटाते थे। जब बहुत लोगों से घिरे होते थे तो वे निसंकोच कह देते थे, आप जाएं, मैं अब एकांत चाहता हूँ। या अरे माँ, जाओ अब, मुझे यह पुस्तक खत्म करनी है। इसी एकांत को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी की डीनशिप के लिए मना कर दिया था। सर, आप कब फ्री हैं? मैं ना आना चाह रही थी आपका आशीर्वाद लेने। मैं तो खाली ही हूँ, अब कहीं नहीं जाता। कभी भी आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। बस वह तुरंत टैक्सी पकड़कर कणिका के साथ शाम की शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर भरी दोपहर में भागी थी। देर ढल गई थी, तेज वही था। आंखों की खामोश चमक वैसी ही थी। सफ़ेद कुर्ते पायजामे में सर को देख आत्मीयता से भर आई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ ही देर में कितनी कितनी बातें पूछ लीं, उसकी उपलब्धियों की,
पीछे छूट गए सूत्रों की, मानव शास्त्र के नए आयामों पर संभावनाओं की। इतनी बातूनी तो सर कभी नहीं थे। लंच कर चुकी थी पर सर के साथ फिर लंच किया था। तुअर की दाल, कच्चे आम की लौंजी, सूखे आलू, चावल और रोटी। आपने बनाया? हाँ। कोई सर्वेंट? मुझसे यहाँ की मराठी बाइयों के हाथ का खाना नहीं खाया जाता। फिर खाना बनाने में सुबह शाम 1 घंटा तो कट जाता है। अड़िमा का मन फिर दुखा। कैसा बना है? बहुत स्वाद है सर आपके हाथों में। जया भी यही कह कर संडे का खाना मुझसे बनवा लेती थी। पहली बार सर के मुंह से उनके सुखद दाम्पत्य का एक अंतरंग प्रसंग सुना। बहुत याद आता होगा स्वर्णिम अतीत, उस पर ढलती उम्र जिसमें अतीत जितना याद आता है उतना सालता है, पर उस मीठे दर्द के हिस्से को बार बार कुरीदना अच्छा लगता है इस 50 पार की उम्र में। उस दोपहर सर ने बहुत सी बातें की अतीत की, JNU के दिनों की। न जाने कहाँ से पिछली आत्मीयता दोनों के बीच प्रश्न बनकर उभर आई। अब कब रिटायर हुए? अब भी ना हुआ होता। जया के जाने के बाद काफ़ी बीमार रहा तो 2 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। अब ठीक हूँ। अपनी कहो, शादी वादी? ना, नहीं की। फिर जिद्दी निकली ना। अरे माँ, तुम शादी नहीं की तो नहीं ही की ना। वक्त ही नहीं मिला। हंसे थे सर, अपनी गूढ़ हंसी। शाम टंगी थी समुद्र के इस पार ही। अभी नारियल के पेड़ों पर उस पार जाने की लंबी दूरी को देख ठिठकती सी वह पल करवटें ले रहा था वक्त के गर्भ में। मैं जाऊं? बोझिल एकांत की परछाई उन्हें फिर हताश करती। उससे पहले ही उसने जाना स्थगित कर पूछ लिया, सर चाय पिएंगे? मैं बना कर लाती हूँ। चाय लेकर वह बालकनी में आ गई थी। सर ने कंधों से उसे थाम कर झूले पर बिठा दिया था। बैठो। स्वयं आराम कुर्सी पर बैठ गए थे। चाय के घूंट भरते ही वे दोनों कुछ नहीं बोले, बस उसे ही बहुत ध्यान से देखते रहे सर, जब तक कि उसकी प्रकाशमान परछाई सिलहट न बन गई। पर कुछ नहीं कहा कि वह बहुत बदल गई है जैसा। चाय खत्म होने पर वह फिर जाने को कसमसाई। जाओगी? हाँ, शाम ढल गई है ना। मैं छोड़ आऊँगा, कार है ना। तुम अपनी बहन के घर फ़ोन कर दो। आप रात में ड्राइव करेंगे? हाँ, साथ खाना खाएंगे कहीं, फिर तो मैं छोड़ दूंगा। बहुत दिनों से इस घर से बाहर नहीं निकला। आज खाना बनाने का भी मन नहीं है। तुम्हारे आने से पहले ही मैकेनिक को देकर सर्विसिंग करवाई थी कार की भी। एक एक पल किसी आदमजात के साथ बिताने की उनकी लंबे एकांत के बाद की लालसा को वह समझ रही थी। एक उम्र बाद किसी अपने का साथ कितना जरूरी हो जाता है, यह स्वयं के बारे में महसूस कर वो अपने भविष्य को लेकर कांप गई। कितना दूर है उसके लिए भी ऐसा निर्जन सा वक्त, 2 दशक बस, ज़्यादा से ज़्यादा। अब वे दोनों उनकी स्टडी में आ गए। किताबें देखते देखते उन्होंने उसे एक डायरी दिखाई जिसमें अणिमा के लिखे लेखों की कतरनें थीं। तुम्हारे जाने के बाद यूनिवर्सिटी में मन नहीं लगा अणिमा। बम्बई आ तो गया पर यहाँ की रैट रेस से भी घबरा गया था मैं। रास ही नहीं आया कि कुछ भी। जया बहुत बीमार रही। तुमसे लगातार संपर्क न रख सकने की यही वजह थी। तुम्हारे सेमिनार्स के आमंत्रण, कितने सारे प्रोजेक्ट, सबसे कटकर जया की तीमारदारी में लग गया और वही 4 साल पहले धोखा देकर चली गई। सर की आंखें छलकने को थीं। उसने स्नेह से सर का हाथ पकड़ लिया। प्रतिक्रिया में सर ने दूसरे हाथ से अणिमा के दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने जलते नेत्रों से लगा लिए। फिर उन्हें वहीं छोड़ दीवान पर बैठ गए। वह भी करीब बैठ गई। अब फिर से जुड़ जाइए ना आप। कितना सारा ज्ञान। लिखना शुरू कीजिए ना। मैं हूँ ना, आप साथ चलिए मेरे। अब कोई मोटिवेशन ही नहीं, न पैसा न यश, सब पा लिया। सब पाकर चुप भी गया। अब तो याद भी नहीं आती उन दिनों की। यह सच नहीं है। मैं इस ज्ञान के अथाह सागर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। आप लिखेंगे, मेरा साथ दोगी? हाँ। अपने गुरु की एक महान आकृति को टूटा देखकर एकलव्य अणिमा उस पल सर्वस्व देने को उद्यत थी। जीवन से ही छिटक गया हूँ, अब वहीं से छूट गया है मेरा सिरा। एक निरा प्रेत बनकर रह गया हूँ मैं।
शहदीली आंखों को धुंधला करते आंसू धरती पर चू पड़े थे। अणिमा ने बिना कुछ कहे बाहें फैला दी थीं। एक सिसकता सा अकेला छूटा निष्पाप शिशु बक्श से लगा था, पर अणिमा के लिए वे गर्म सांसें उस पुरुष की थीं जो कभी उसे बहुत दुर्लभ लगा था, जिसकी छाया से भी छुल जाने की फैंटेसी उसे अतीत में रातों रात जगा चुकी थी। स्वयं को शीघ्र ही सहजकर सर उठकर अपने बेडरूम में चले आए थे। वह भी पीछे चली आई थी। वे वार्डरोब से अपनी शर्ट पैंट लेकर फिर स्टडी में लौट गए। अभी आया कपड़े बदल कर, फिर चलते हैं। पर वह ठिठक गई। इस कमरे में आकर जहाँ सामने की लंबी खिड़की से दिखता ढलती शाम में ठाटे मारता समुद्र एक डर पैदा कर रहा था। न जाने किन निर्मोही घनेरे अंधियारों से बाहर आ सलेटी लहरें तट की चट्टानों पर सर पटक रही थीं। एक उदास सा हाहाकार उसने घबरा कर पर्दा डाल दिया था। सौंदर्य के प्रतिमानों पर खरी उतरती एक जवान स्त्री का मुस्कुराता श्वेत श्याम बड़ा सा फोटो सामने दीवार पर लगा था। क्या देख रही हो? यही कि कितनी सुंदर थी मिसेस पंत। हाँ, तुम मिली तो थी कई बार, पर न जाने क्यों वे मुझसे कतराती थीं। अरे माँ, तुम्हारा मेरी प्रति वह अंधा आराध्य भाव से डराता था। उसे लगने लगा था मैं भी तुमसे प्रभावित हूँ, और उसके साथ जब होता हूँ अंतरंग पलों में तो तुम में फैंटिसाइज करता हूँ। प्रेत कामना से ग्रसित वह पल छटपटाता रहा। वह वहीं बैठ गई बिस्तर पर, कण कण बिखरती रेत सी। और अणिमा बाद में उसका थोपा गया वह आरोप कभी कभी सच होने लगा था। एक सांस में बाकी बचा वाक्य खत्म कर वे स्वयं सामने खड़े हो गए। वह बंद गई उन शहद भरी आंखों और चौड़े ललाट पर बिखरे भव्य व्यक्तित्व के अवशेषों की गरिमा से। अपनी बाहें उनकी कमर के गिर्द डाल दी। स्वयं को छुड़ाकर वे पास बैठे, उसका सर सहलाते रहे। वह जन्म लेने को छटपटाता आवेशित पल उन्हें कब तक न ग्रसता। उनकी लंबी भुजाएं अणिमा को लपेटकर बक्श से लगा चुकी थीं। दोनों लेट गए। आज उनके गोरे पीले रंग पर उत्तेजना का रक्ताभ छां थी। उस लंबी चौड़ी देह ने जब समेटा था उसे बिखरी हुई सुनहरी रेत सा। तभी फिसलकर उस प्रेत कामना से ग्रस्त पल ने जन्म ले लिया था। उसने सिहर कर एक सिसकार के साथ अपनी बाहें उनके गले में डाल दी थीं। अब वह पल जन्म लेने की कुछ घड़ियों बाद अणिमा को छोड़ बेताल सा सर के कंधे पर चढ़ाया था। जब वे उसे क्लांत छोड़ रसोई में पानी लेने गए थे, घबरा कर लौटे और उसके कपड़े जल्दी जल्दी उसे पकड़ा कर बोले थे, अणिमा, लगता है इसी बीच सलील आया था। देखो ये खाने के पैकेट, अब तुम जाओ। सर? वह समझ ही न सकी थी, हतप्रभ थी। वे कपड़े पहन बालकनी में जा जाकर झांक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या तूफान आ गया जिस बेटे ने सुध लेना छोड़ दिया। पिता की उसके आने का क्या फर्क पड़ गया? शायद एक पिता का दृष्टिकोण वह समझ नहीं पा रही थी। वह रुआसी होकर एक कुर्सी पर सर पकड़कर धंस गई। जब सर सलील की कार पार्किंग में न पाकर लौटे तब उन्होंने आकर अणिमा से कहा, चलो तुम्हें छोड़ दूं, मैं चली जाऊंगी। कितना निरीह लग रहा था यही पुरुष, अब जिसके वर्षों के सहेजे अक्षय पौरुष का तृप्ति भरा साथ अभी अभी जी कर चुकी थी, जिसे बार बार जीने की मीठी कामना अभी खुमारी से भरी हुई थी। मैं अभी एक सप्ताह यहीं हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। वह विदा देने नीचे तक आए थे। यह कैसा पल था जो अणिमा की प्रेत कामना के साथ आया और उन पर बेताल की तरह चढ़ बैठा। उनके एकांत में साल साल भर कोई नहीं झांका था। तब कहाँ मर गया था यह पल? आज आया भी तो कितना भीषण अपमान लेकर। क्या सोचता होगा सलील? उसका बाप अब यही सब किया करता है यहाँ अकेले में। कैसे कहे कि बेटे, वह एक विधुर की त्रस्त वासना का पल नहीं था। वह पल था एक बरसों संजोए प्रेम का। एक बीज था, एक दुर्लभ पौधे का बीज, जिसके उगने के लिए कभी अनुकूल परिस्थितियां न बन सकी थीं। समाज, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ यथावत बने रहें इसी संयम के तहत। उन्होंने उस बीज को कभी एक नरम निगाह की नमी तक नहीं दी थी, बस उसे दूर कर सूखे पात्र में रख छोड़ा था। आज जब कुछ भी शेष न था, इर्द गिर्द न समाज, न परिवार, न प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं, तो बहुत दिनों बाद इस बीज की याद आ गई। उसे निकाल कर प्रेम से सींच भर दिया था। हाय, सच नहीं पता था यह बीज नमी के एक अणु मात्र से अपने तंतु इतने फैला लेगा
कि उन पर उगे चमकीले चिकने हरे हरे पत्ते उसे पूरा ढक लेंगे। वह बल्लरी उनसे लिपट जाएगी और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाएंगी, यहाँ तक कि उसके भूले हुए अपनों तक भी कि वे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और उसे अमरबेल समझ बैठेंगे। वो कैसे समझाएंगे कि ना, यह परजीवी अमरबेल नहीं, आर्किड है, अपनी आजाद जड़ों को अपने आप पोषित करता, सुंदर फूलों में खिलता, औरों को मोहता हुआ। कैसे समझाएंगे वे सलील को? उफ, ग्लानि से पिघल गया था वह आत्मसम्मान जो बच्चों के आगे कभी न झुका। उनके समक्ष एक आदर्श पिता का रोल निभाते निभाते आज ये कैसी चूक हो गई। फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर उसके मोबाइल का नंबर डायल भी किया, लेकिन आवाज़ सुनकर रख दिया। सफाई? किस बात की? कहाँ गलत हूँ मैं? गलत तो हूँ, एक आदर्शवादी पिता के रूप में मैंने कब उन्हें दिखाया एक अकेला कमजोर व्यक्ति होकर? एक विधुर की बेबसी कब उनके सामने उजागर की? हमेशा अपनी कमजोरियां ढांपकर दृढ़ दिखते रहे, अपने आत्मसम्मान में सजग कमजोर नहीं होने दी अपनी छवि। कितना कहा था जया ने, मना कर दो जी सलील से, आप बहू की बातों में ना आए, इसी शहर में होकर अलग घर में ना रहे। आप रोक लो तो रुक जाएगा। बहू को दवाओं की गंध बुरी लगती है तो मुझे अस्पताल में एडमिट करा दो थोड़े दिन। काम के लिए आया एक नर्स रख लो ना। नियम धर्म बहू बेटे से ज़्यादा नहीं। अब क्या इतनी कड़वी दवाएं खा लीं, नौकरानी का हाथ का खाना भी खा लेंगे। जाने दो जया, अपना नीड़ बना लेने दो। हम भी तो बाबूजी ईजा को छोड़ आए थे, दृढ़ता से कह स्वयं सलील को नए घर में शिफ्ट करवा आए थे। अपने जुड़वा पोतों को मुड़कर भी नहीं देखा भरी हुई आंखों से। जया के चले जाने के बाद सलील उन्हें ले जाने को आया था अपने घर। तब भी उन्होंने अपने पोतों की किलकारियों के बीच चुभते तानों की जगह अपना आत्मसम्मान चुना। दिव्या के पास जाने की तो कोई समस्या ही नहीं थी, वहाँ तो स्नेह ही स्नेह था। पर नहीं गए। बेटी के घर जाकर रहें, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। 55 भी कोई उम्र है किसी के सहारे पड़ जाने की। यह पल तब टूटा कहर बन के जब एक आदर्श पिता की तस्वीर में बंधे बंधे थक गए थे। एक आवेशित पल में वे बाहर निकल आए इस फ्रेम से। तो क्या अब वह छवि बिखर जाएगी? पूरी की पूरी जिंदगी की तपस्या से बनी तस्वीर में उबाल आ जाएगा? कभी वह कुछ नहीं कह सकेंगे अपनी सफाई में? चुपचाप बेटी की नज़र में गिरना देखते रहेंगे? वे सलील की गाड़ी को मोड़ से सर से गुजरते देख चुके थे। आधी पी हुई सिगरेट फेंक दी। पूरा दृश्य मानो इस एक पल की निर्लज्जता से स्तब्ध था। हवा रुक गई थी, नारियल के पेड़ दम साधे खड़े थे। समुद्र में मानो चीख चीख कर रोने के बाद अब कहीं धीमी धीमी लहरों में हिचकियां सी ले रहा था। बादल घिर आए थे। बालकनी में बढ़ती तेज उमस और अंदर की अकुलाहट से घबराकर वे अंदर आकर बिस्तर पर जा गिरे। उनका अकेलापन और गहरा हो गया था। अरे माँ तक तो वे कुछ समझा न सके। उसने क्या सोचा होगा? उस पल वह शायद नहीं समझ पा रही थी। एक एकाकी पिता को सिहराती स्वयं को एक स्त्री के साथ सहवासरत होते हुए अपने ही बेटे के द्वारा देख लिए जाने की भीषण ग्लानि कैसी होती है। बिस्तर पर अणिमा की देह के आकार की सलवटें बनी थीं। एक नई गंध बहुत दिनों से अनछुए बिस्तर में आ बसी थी। थकान, रुला देने वाले तनाव, ग्लानि, खुमारी, दुख के मिले जुने भाव से ग्रस्त वे उस गंध को खोजते हुए बिस्तर पर गाल रगड़ते रहे। 2-4 आंसू उन सलवटों पर जा गिरे। कुछ देर पहले बीत कर चुके पलों ने फिर जकड़ लिया। वे तो चैन से उस खुमार को भी नहीं पी सके थे जो इतने दिनों बाद के देह सुख से निथरा था। देह सुख से ज़्यादा सत था उन आत्मीय दिनों की बातों में, उनकी आत्मीय अणिमा के नेह भरे सानिध्य में। उन्होंने फिर चाहा अणिमा को रोक लेते हमेशा के लिए। एक विद्रोह जगह इस नई जन्मी परिस्थिति से लड़कर। क्या कर लेंगे साले? कभी आए पूछने कि पापा कैसे हो? कभी आया भी तो अकेला, न पोते न बहू, एक कर्तव्य पूर्ति करके चलता बना। कितने कितने कठिन पल अकेले पल में बिता डाले, कोई नहीं आया। एक सुख अणिमा के साथ लौटा तो चले आए उस पर अधिकार जताने। अरे बस, कर्तव्य निभाकर चुक गया एक पिता भर हूँ मैं। पिता जिसे अब एक प्रेत की तरह आदर्श पिता के फ्रेम में बंद रहना लाजमी है। अब वह एक आदमी, एक व्यक्ति नहीं। मेरे अकेलेपन को किसी की जरूरत नहीं क्या? इस बार अणिमा को रोक लूंगा। सठिया ही गया हूं मैं, वह क्यों रुकेगी? क्या दे सकूंगा उसे? और वह सलील,
उन्हें बार बार याद आ जाता वह पल कि उफ, कितना भीषण होगा वह पल स्वयं सलील के लिए भी। तभी फ़ोन बजा। सलील का तो नहीं। सर, मैं अड़िमा पहुंच गई थी ठीक से, सोचा आपको बता दूं। अच्छा किया। आप ठीक हैं? हाँ। सर, सोई नहीं अभी तक आप? एक ही रिंग में उठा लिया। आप परेशान हैं? नहीं, ठीक हूँ। सर, आप कहीं गलत नहीं हैं। ग्लानि की कोई वजह नहीं है। आपने किसी को हानि नहीं पहुंचाई है। अपना छोटा सा सुख खोजा था। बहुत उलझ रहा हूँ, सोचा सलील से बात कर लूँ। नहीं, आप अपनी तरफ से फ़ोन नहीं करेंगे। देखिएगा वह खुद फ़ोन करेगा। जब वह कहे मैं आया था। अपना स्वतंत्र स्वाभिमान बनाए रखिएगा। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, न तफसील। बस अच्छा मुझे पता नहीं चला, इतना कहकर अपनी वही गरिमामयी मुद्रा बनाए रखिएगा। आप वही हैं डॉक्टर महेश्वर पंत। सर? हाँ, सुन रहा हूँ। मैं कल आऊँ? अच्छा, आप ही इधर आ जाएं। याद है आपने बाहर डिनर पर ले जाने का वादा किया था? मेरा पता है। अड़मा की खुमार भरी खनकती हंसी ने उनकी उदासी धो डाली। एक कामना फिर जगी थी। सच ही फिर सुबह सलील का फ़ोन आया था। पापा, मैं आया था। आप शायद। अच्छा। बात वहीं काट एक निर्लिप्तता ओढ़ने में थोड़ा कष्ट तो हुआ था, पर शायद यही ठीक था। पापा, बिम्मी कह रही थी आप थोड़े दिन यहाँ आ जाएं, परसों साहिल का बर्थडे है। नहीं बेटा, ऐसा तो शायद संभव ना हो, मैं व्यस्त हूँ। एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, शायद अगले महीने यूएसए जाना पड़े। अच्छा पापा, लेकिन आप, मेरा मतलब आपकी तबीयत। उसकी आवाज़ में क्या हताशा, चिड़िया, व्यंग या सहजता, ये पता नहीं, पर एक कुतूहल जरूर था। पर उन्होंने उसे तूल नहीं दिया। एक पिता और पुत्र के बीच एक रेखा जो सलील ने खींची थी अपनी निजता की, उन्होंने एक समानांतर रेखा अपने आगे खींच ली, अपनी निजता की। तो क्या गलत है? ठीक ही है, अस्थमा इस बार नहीं उखड़ा। शायद इनहेलर और रोज़ सुबह शाम सैर का असर है। अच्छी बात है, तो फिर मैं ही आऊँगा, बताइए कब आऊँ? एक व्यंग था स्वर में। रहने देना, बीच में समय मिला तो मैं ही कुछ देर के लिए उधर आ जाऊँगा साहिल के बर्थडे पर। जी, रखता हूँ। गुड डे पापा। वह पल अब जगमगा रहा था, अपनी प्रेत बाधा से मुक्त नया जन्म लेकर हंसता खिलखिलाता। वह पल बह रहा था निर्बाध होकर, वक्त की लहरों के समानांतर। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखी हुई कहानी प्रेत कामना। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के विषय में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।